हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज अपन जो है अपने पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर का यूनिट 5 का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, यानी प्रशासन पर जो है वो न्यायपालिका का जो नियंत्रण होता है वो किस तरह से होता है। तो बच्चों, प्रशासन पर जो है भारत में जब लोक प्रशासन पर न्यायपालिका का जो नियंत्रण होता है तो वो नियंत्रण जो है वो किस प्रकार होता है और उसका क्या स्कोप है और वे कौन सा साधन है जिसके द्वारा उस पर नियंत्रण किया जाता है। बच्चों, अगर हम देखें तो सरकार के जो तीनों अंग होते हैं, तीनों अंग जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो सरकार के ये तीनों अंग हैं। इन तीनों ही अंगों में जो न्यायपालिका है इसका बहुत ज़्यादा जो है महत्व, आज देखें तो बहुत ज़्यादा इसका महत्व बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि एक लोकतांत्रिक जो राज्य होता है उस लोकतांत्रिक राज्य में सत्ता के दुरुपयोग, भेदभाव तथा सरकारी जो पक्षपात है उससे जनता के अधिकारों की रक्षा का कार्य कौन करती है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है वो ही प्रशासन को निरंकुश और अत्याचारी होने से रोक सकती है। प्रशासन की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, यानी प्रशासन की जो भी पावर होते हैं उसके पास, उनका जो है वो मिसयूज़ ना हो, उसका दुरुपयोग ना हो, तो उससे रोकने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो क्या है? न्यायपालिका का नियंत्रण। न्यायपालिका जो होती है बच्चों, वो सरकार की या शासन का जो है वो अंग होता है जो व्यवस्थापिका के द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं उन कानूनों का स्पष्टीकरण और उसकी जो है वो व्याख्या करती है। राज्य के जो व्यवस्थित जीवन है, किसी भी राज्य का जो व्यवस्थित जीवन है उसके लिए बच्चों न्यायपालिका के अस्तित्व की जो है ये बहुत ही अति आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि आज हमारे देश में जो है वो न्यायपालिका को एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया गया है और ऐसे अधिकार उसे प्रदान किए गए हैं जिनके की द्वारा जो है वो नागरिक जो स्वतंत्रताएं हैं, नागरिकों की जो भी स्वतंत्रता है उनकी रक्षा करने का इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है। और कार्यपालिका जो है वो नीतियों को क्रियान्वित करती है। कार्यपालिका जो भी नीतियाँ बनाती है और उन नीतियों को जब वो क्रियान्वित करती है तो यदि इस क्रियान्वयन में नागरिकों की कानून के समक्ष समानता और स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका का बच्चों ये ड्यूटी बनती है कि वह सरकार के कार्यों पर जो है वो प्रतिबंध लगाए। हमारे भारत में बच्चों जो है वो विधि के शासन की जो है वो स्थापना की गई, जिसका जो सबसे पहला सिद्धांत जो था वो क्या है? विधि के समक्ष समानता का। और इसी के साथ अगर देखें तो भारत में प्रशासकीय जो न्यायाधिकरण है उसकी व्यवस्था को अपनाकर को नहीं, यानी जो भारत में प्रशासकीय न्यायाधिकरण की जो व्यवस्था है उसे नहीं अपना करके साधारण जो न्यायालय की जो व्यवस्था है उसे अपनाया गया। यानी प्रशासकीय न्यायाधिकरण की व्यवस्था को नहीं अपनाकर साधारण जो न्यायालय व्यवस्था है उसे अपनाया, जिससे कि जो प्रशासकीय कार्य हैं उन कार्यों से प्रभावित कोई भी जो व्यक्ति है वो मुकदमे दायर कर सकता है। प्रशासन पर नियंत्रण जो है वो बनाए रखने के लिए अब निगरानी जो विभाग होगा या जो लोकपाल है या लोक आयुक्त है उसके पदों का सृजन जो है वो किया गया। यानी उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, प्रशासन पर जो कंट्रोल है वो बनाए रखने के लिए, स्थापित करने के लिए कौन कौन से विभाग जो है वो जो है उस करेंगे। ये काम किनको सौंपा गया? कोई निगरानी विभाग होगा, लोकपाल होगा या लोकायुक्त होगा। तो ये जो पद हैं ये जो है संविधान के द्वारा जो है वो सृजित किए गए हैं और ये उन्हीं को जो है ये काम सौंपा गया है। लेकिन इस व्यवस्था के बावजूद भी बच्चों अगर देखें तो जो दूसरा व्यक्ति है उसकी आज अंतिम जो पहुंच है तो वो क्या होगी? वो न्यायालय ही है।
क्योंकि न्यायपालिका जो है इसका निर्णय जो हुआ होता है, न्यायपालिका जो भी निर्णय करती है, जो भी डिसीजन करती है, उस निर्णय को हर एक व्यक्ति, संस्था और संगठन जो होता है उसको मानना बहुत ज़रूरी होता है या अनिवार्य होता है उसके लिए न्यायपालिका का निर्णय को मानना। क्योंकि इसका मतलब बच्चों यह नहीं है कि न्यायपालिका निरंकुश होती है। अगर ऐसा कहें तो हमें उससे ऐसा नहीं कह सकते कि न्यायपालिका निरंकुश होती है या वह मनमाने ढंग से निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। न्यायपालिका के जो निर्णय होते हैं उस पर कानूनों का नियंत्रण होता है। मतलब न्यायाधीश जो है वो कानूनों के विरुद्ध कोई भी काम नहीं कर सकती। जो कुछ भी कानून है वो उसी के आधार पर जो है वो न्यायाधीशों को अपने निर्णय जो होते हैं वो उनको करने होते हैं। यानी जो कुछ भी कानून होता है उसी के आधार पर जो न्यायाधीश होता है वो अपने निर्णय करती है। तो इस तरह से जो है वो प्रशासन पर जो न्यायिक नियंत्रण है वो न्यायिक नियंत्रण जो है वो इस तरह से होता है। तो बच्चों ये है प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण। अब लेंगे कि न्यायपालिका का जो नियंत्रण है प्रशासन पर करने का, तो उसके नियंत्रण में वे कौन कौन सा जो है क्षेत्र आते हैं जिसके की जो है वो सहायता जो है वो प्राप्त कर के उस पर नियंत्रण जो है वो लगाता है। तो बच्चों अब अपन लेंगे इसका क्षेत्र। अब अपन लेंगे इसका क्षेत्र कि बच्चों जो है प्रशासन पर न्यायिक पालिका का जो नियंत्रण है उसका क्षेत्र क्या है। बच्चों भारत के संविधान में जो है वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने की जो व्यवस्था है वो की गई थी। क्योंकि वह जो है वो प्रशासन पर अपना उपयुक्त नियंत्रण ताकि वो स्थापित कर सके। इसलिए यद्यपि अगर देखें तो न्यायपालिका के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो कार्यपालिका के द्वारा ही की जाती है, लेकिन वे जो है वो उसके द्वारा हटाए नहीं जा सकते हैं न्यायाधीश। इसके साथ ही बच्चों हमारे भारतीय संविधान में जो किए गए उपबंध थे उन उपबंधों के द्वारा ही जो है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। न्यायपालिका जो है वो ही नागरिक अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता तथा उनकी जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा के लिए काम करती है। यानी न्यायपालिका नागरिकों के जो अधिकार हैं, जो संविधान के द्वारा नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं और जो उनको स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है उनकी जो है सुरक्षा के लिए ही वो काम करती है, उनकी रक्षा करती है। कोई भी जो नागरिक हो या कोई भी नागरिक समुदाय वो कुछ बच्चों ये निम्नलिखित जो परिस्थितियां हैं उन विशेष परिस्थितियों में ही जो है वो न्यायपालिका की जो है वो सहायता जो है वो प्राप्त कर सकता है। अब वे कौन कौन से जो क्षेत्र आते हैं। नंबर 1 जैसे अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किए जाने पर, अगर कोई अधिकारी है वो अपने पद का दुरुपयोग करती है तो वो जो है उसकी जो है न्यायपालिका की जो है वो सहायता प्राप्त कर सकता है। बच्चों प्रशासन का कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, अगर वो अपने पद का दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है अपने और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए करता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है उसमें जो ऐसी सिचुएशन से प्रभावित होने वाला जो व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति के साथ जो है वो हानि पहुंचेगी या उसका जो है वो उसके साथ कोई दुरुपयोग होगा, तो वो व्यक्ति जो होगा वो क्या करेगा, वो जा कर के उस अधिकारी के अगेंस्ट जो है वो न्यायपालिका की शरण ले सकता है। बच्चों इस प्रकार के जो मामले होते हैं उन मामलों को आम व्यक्ति के द्वारा प्रमाणित करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन न्यायालय जो है वो प्रशासन की जांच और नियंत्रण का यह जो कार्य होता है वो अपने हाथ में ले लेता है। दूसरा जो है वो है अधिकार क्षेत्र के बाहर काम करने पर। बच्चों जब एक प्रशासनिक अधिकारी, जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होता है वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई कार्य करता है तो जो प्रभावित व्यक्ति होता है उससे, तो वो उसके विरुद्ध न्यायपालिका में जो है वो अपील कर सकता है, वो न्यायालय में अपील कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो है वैधानिक त्रुटि। बच्चों जब एक अधिकारी को किसी भी कानून का पालन करवाने की शक्ति दी जाए और वह उसके सारे नागरिकों पर कुछ ऐसे उत्तरदायित्व लाद दे जो कि वास्तव में उस कानून की सीमा के बाहर है, तो कानून की जो गलत व्याख्या है
उसे रोकने के लिए न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। चौथा है तथ्य प्राप्ति में त्रुटि। बच्चों, जिन प्रशासनिक आदेशों में जो भी प्रशासनिक आदेश अधिकारी के द्वारा दिए जाएं, उन आदेशों में तथ्यों के विवादापूर्ण प्रश्न होते हैं तो वे प्राय न्यायालय के सम्मुख लाए जाते हैं, और तथ्यों में यदि भूल हो जाती है या भूल कर दी जाती है या निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया जाता तो भी जो न्यायालय है उसकी वो शरण ले सकता है। नेक्स्ट, प्रक्रिया में त्रुटि। बच्चों, न्यायपालिका जो है वो इस बात पर जोर देती है या प्रेशर डालती है कि प्रशासनिक जो अधिकारी है वो उस प्रोसेस के अनुसार काम करे जो कानूनी रूप से कार्य की पूर्व आवश्यकता है। यदि कार्यालय के जो अभिलेख हैं वो ये प्रदर्शित करें कि प्रक्रिया में कहीं कोई गलती की गई है या कुछ छोड़ा गया है तो न्यायपालिका जो है वो उस प्रशासनिक कार्य को गैर कानूनी जो है वो घोषित कर सकता है। तो ये है इसका क्षेत्र जो है। इनके तहत जो है वो कोई भी नागरिक हो या नागरिक समुदाय वो न्यायपालिका की शरण ले सकता है। इस सिचुएशन पर ऐसी अगर कोई परिस्थितियाँ इनमें से कोई बन जाए तब वो उसकी शरण ले सकता है। अब अपन लेंगे प्रशासन पर जो है वो न्यायिक नियंत्रण के लिए वे कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती है या तरीके जो होते हैं वो अपनाए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है इसमें प्रशासनिक कार्य एवं निर्णयों की न्यायिक पुनरीक्षा। बच्चों, इसके तहत जो है वो न्यायपालिका को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह समय समय पर प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करती रहे, और यदि कोई प्रभावित व्यक्ति न्यायालय में प्रशासन के विरुद्ध शिकायत करता है तो न्यायालय जो है वो प्रशासन के व्यवहार की जो है उसकी पुनरीक्षा कर सकता है। बच्चों, सामान्यतः जो है न्यायपालिका प्रशासनिक काम में हस्तक्षेप नहीं करती। भारतीय संविधान में ही जो है बच्चों न्यायिक पुनरीक्षा के क्षेत्र पर जो है वो अनेक सीमाएं हैं वो लगाई गई है, और बहुत से लेकिन ऐसे विषय होते हैं जिन पर कि प्रशासकीय निर्णयों की जो प्रशासकीय जो निर्णय होते हैं उन्हीं को ही अंतिम जो है वो माना जाता है। जैसे कि संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विचार की जो सुविधा है या जो भी है वो उनको ये काम जो है वो नहीं हो सकता। यानी जो संसद के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उनके अंतर्गत अगर कोई कहे कि न्यायिक पुनर्विचार उस पर होना चाहिए तो ये सुविधा जो है वो उसमें नहीं दी गई है। दूसरा जो है वो है प्रशासनिक कार्यों एवं निर्णयों के विरुद्ध न्यायालयों में कानूनी अपील। बच्चों, इसके तहत प्रशासकीय जो काम होते हैं और उसके द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उनके विरुद्ध कानूनी अपील का अधिकार जो है वो तभी प्राप्त होता है जब कानून के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई हो कि असंतुष्ट जो व्यक्ति है उन व्यक्तियों को न्यायालय या उच्च प्रशासकीय जो न्यायाधिकरण है उसमें अपनी अपील करने का उसे अधिकार होगा। कई बार क्या होता है कि प्रशासकीय जो संस्थाएं होती है उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आदेशों का क्रियान्वयन जो है वो न्यायालय के द्वारा करवाएं, और ऐसी सिचुएशन में न्यायालय जो होता है वो उन आदेशों की वैधता पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होता है। तीसरा जो है विधि वो है कार्यपालिका के व्यवस्थापन को असंवैधानिक घोषित करना। बच्चों, हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213, तो 123 जो है वो होता है राष्ट्रपति के लिए और 213 राज्यपालों को। तो बच्चों, राष्ट्रपति और राज्यपालों को जो है इस आर्टिकल के तहत संसद या जो राज्य हैं उनकी व्यवस्थापिकाओं के जो अवसान काल होता है तो उसमें अवसान यानी जब कोई भी जो है संसद का सत्र न चल रहा हो तो उस समय में जो है वो अध्यादेश जारी करने की जो शक्तियाँ हैं उनको वो शक्तियाँ उन्हें प्रदान की जाती है इस आर्टिकल के तहत। और
आपातकाल में या संकट काल में भी जो है वो राष्ट्रपति को राज्यों की व्यवस्थापिकाओं की शक्तियाँ उन्हें प्राप्त हो जाती है। यदि कार्यपालिका के द्वारा किया गया यह जो व्यवस्थापन या हस्तांतरित जो व्यवस्थापन है उसके अधीन बनाए गए जो कानून हैं वो संविधान के अनुकूल नहीं होते हैं तो न्यायपालिका उनको जो है वो अस्वीकार कर सकती है। तो इस तरह से वो उस पर जो है नियंत्रण लगा सकती है न्यायपालिका। नेक्स्ट जो है वो है कानूनी शक्तियों का प्रयोग। बच्चों, न्यायालय को यह भी शक्ति प्राप्त होती है कि वो प्रत्यायोजित जो विधायी शक्ति है उस विधायी शक्ति के किसी भी प्रश्न के बारे में यह निर्धारित करे कि प्रत्यायोजन के लिए कानूनी सत्ता थी या नहीं। यानी वो यह जो है इस प्रश्न के बारे में जो है निर्धारित करे कि उन्हें प्रत्यायोजन के लिए जो है वो कानूनी सत्ता जो है वो थी या नहीं। यानी कोई भी कानूनी सत्ता जो थी उसके तहत जो है उन्होंने यह निर्धारित किया है या नहीं। तो ये निर्धारित करना जो है वो भी न्यायालय का काम होता है। जो व्यवस्थापन किया गया वह प्रत्यायोजित सीमाओं के भीतर आता है या नहीं। तो ये सब भी जो है वो न्यायपालिका करती है। नेक्स्ट, राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालयों में वादों का प्रस्तुतिकरण। बच्चों, इस संबंध में कहें तो विभिन्न जो देश होते हैं उन विभिन्न देशों की अलग अलग स्थिति होती है। हम भारत के संदर्भ में अगर देखें तो भारत में जो है वो राष्ट्रपति को इससे बाहर ही रखा गया है। राष्ट्रपति का जो पद है उस पद पर वो रहते हुए उन पर या उस पर पद से संबंधित अथवा व्यक्तिगत कार्यों के लिए उन पर व्यक्तिगत जो कार्य होते हैं उसके लिए उन पर न तो फौजदारी मामले चलाए जा सकते हैं और न ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और न उसे जेल भेजा जा सकता है। परंतु ये विशेषाधिकार जो है वो उनके कार्यकाल तक सीमित रहते हैं जब तक वो अपने पद पर होते हैं। भारत में जो है वो मंत्रियों पर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति को परामर्श देने के कारण कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। परंतु इसके अतिरिक्त फौजदारी या कोई गलत कार्य के मामलों पर मंत्रियों पर जो होंगे वो मुकदमे चलाए जा सकता है। इस सिचुएशन पर जो है उन पे मुकदमे चलाए जा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जब तक पद पर रहता है तो उस पर इन जो है स्थिति में उस पर कोई भी फौजदारी जो है वो मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, न ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों करारोपण का। बच्चों, करारोपण जो है इस करारोपण के द्वारा जो है वो क्या होता है कि कार्यपालिका का बच्चों ये एक उत्तरदायित्व है कि वह सार्वजनिक कार्य जो होते हैं उन सार्वजनिक जो कार्य होते हैं उन सार्वजनिक कार्यों को पूरा करने के लिए करारोपण के द्वारा आवश्यक जो धन है उस धन की वो व्यवस्था करे। और कर जो होगा, जो भी टैक्स होगा, वो केवल वे ही एकत्रित किए जा सकते हैं जो कानून सम्मत हो। कानून का अर्थ बच्चों व्यवस्थापिका के द्वारा जो पारित कानून होते हैं उनसे, यानी जो भी व्यवस्थापिका कानून पारित करता है उन कानूनों के तहत जिस कानून के द्वारा कर लगाने की शक्ति दी जाए वह संवैधानिक होनी चाहिए। और कार्यपालिका की जो है नियम बनाने की जो शक्ति है उसी के द्वारा किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जा सकता। यानी कार्यपालिका की जो नियम बनाने की शक्ति है उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। ये है। अब जो है नेक्स्ट जो विधि है वो है कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक न्यायिक उपाचार के साधन। हमारे जो है वो भारतीय न्यायालय में जो है 5 प्रकार की बच्चों रिट लगाई जाती है, आपको पता ही होगा। तो पहला जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा निषेधाज्ञा, चौथा उत्प्रेषण का आदेश, 5वां अधिकार प्रचार का आदेश।
अब जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अब ये सभी रिटेक कौन से आर्टिकल के तहत दी गई है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32 30 जो 2 है उसके अंतर्गत ही न्यायालय को जो है बच्चों कुछ निम्नलिखित न्यायिक उपाचार जो हैं वो प्राप्त हैं। पहला जो अपन लेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। बच्चों, बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो मीनिंग होता है या जो उसका शाब्दिक अर्थ है वो है शारीरिक रूप से उपस्थित करना। शारीरिक रूप से उपस्थित करना। बंदी यानी बंदी बनाना। बंदी किसे बनाएंगे? शारीरिक रूप से को लेके जाएंगे तो शारीरिक रूप से जो है फिजिकली रूप से उस जो है उस अपराधी जो व्यक्ति होता है या जो मुजरिम होता है उसको उपस्थित करने से। तो यह न्यायालय के द्वारा दिया जाने वाला वो आदेश होता है बच्चों जो किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने कि किसी दूसरे व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से नज़रबंद कर रखा हो और नज़रबंद किए गए व्यक्ति की वैधानिकता की जांच करने के लिए न्यायालय जो है वो इस प्रकार के आदेशों का प्रयोग कर सकता है और ये आदेश भी वो दे सकता है कि बंदी व्यक्ति जो है जिस व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा है उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने जो है वो प्रस्तुत किया जाए ताकि वो यह जांच सके या यह इन्वेस्टिगेशन कर सके कि उसकी नज़रबंदी जो है वो उचित है या अनुचित, कि उसको जो है नज़रबंद करके रखा गया है वो उचित है या अनुचित। अब न्यायालय जो है वो इस प्रकार का कदम तभी उठाता है बच्चों जब बंदी व्यक्ति या उसका जो प्रतिनिधि होता है वो इस प्रकार की याचना न्यायालय को करता है या करे तब। तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा परमादेश। अब बच्चों न्यायपालिका के द्वारा इस प्रकार के जो आदेश हैं या यह जो आदेश है वो बहुत ही सीमित और विशेष परिस्थितियों में ही जो है वो प्रसारित किया जाता है। इसे प्रयोग करना या न करना ये सब न्यायपालिका का विवेक जो होता है उसका स्वयं का उस पर ही वो निर्भर करता है। ये आदेश जो है ये आदेश या इस प्रकार के आदेश जो होते हैं वो उन व्यक्तियों का मतलब अधिकारियों तथा निकायों को दिया जाता है जो अपने प्रशासकीय उत्तरदायित्वों का पालन नियमों के अनुसार नहीं करते हैं। समझ गए? नेक्स्ट, निषेध आज्ञा। बच्चों ये जो है न्यायालय का वो आदेश होता है जिसके की द्वारा किसी काम को करने से रोकने अथवा उसे करने के लिए बाध्य किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति नौकरी से हटाया जा रहा हो या सरकार द्वारा किसी की संपत्ति छीनी जा रही हो तो उसको तब तक रोकने का यह आदेश है जब तक कि न्यायालय उस पर अपना निर्णय न दे। प्रभावित जो व्यक्ति होगा वो प्रभावित व्यक्ति न्यायपालिका से निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। ठीक है? और इस प्रकार की आज्ञा देने का जो अधिकार होता है वो उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय को बच्चों प्राप्त होता है। ये आदेश कौन देगा? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो होगा वो दे सकता है। नेक्स्ट, उत्प्रेषण का आदेश। बच्चों उत्प्रेषण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उत्प्रेषण का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो है प्रमाणित करना। यह उच्च न्यायालय के द्वारा यह जो है ये उच्च न्यायालय जो है उसके द्वारा बच्चों जारी किया गया जो है या निचले जो न्यायालय है उसके द्वारा जारी किया गया आदेश होता है जिसमें वह निचले न्यायालय को यह आदेश देता है कि वह किसी विशिष्ट मुकदमे से संबंधित सभी जो कागजात होते हैं वो उच्च न्यायालय को
प्रस्तुत करे। यानी ये जो आदेश है वो आदेश उच्च न्यायालय जो होता है वो निचले न्यायालय को जारी करता है और वह निचले न्यायालय को ये आदेश देता है उच्च न्यायालय कि वो किसी भी विशिष्ट मुकदमे से संबंधित कोई भी जो भी कागजात हैं उस मुकदमे से संबंधित वो उसे उच्च न्यायालय को प्रस्तुत करे। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो है अधिकार परीक्षा का आदेश। बच्चों, अधिकार परीक्षा का जो आदेश है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है किसी अधिकार के द्वारा, यानी किस अधिकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो है अगर बंदी बनाया गया है तो वो किस अधिकार के द्वारा, या उसने जो आदेश दिया है तो वो किस अधिकार के तहत जो है वो दिया है, या जो भी निर्णय देता है तो वो किसके तहत। तो ये आदेश जो होते हैं वो किसी सार्वजनिक पद की अवैध मान्यता को या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी सार्वजनिक पद के जबरदस्ती अधिकार को रोकना होता है। और इस आदेश के द्वारा किसी व्यक्ति के पद के ऊपर दावे के कानूनी औचित्य की जो है वो जांच की जाती है। तो बच्चों, ये है अधिकार परीक्षा, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, किस अधिकार के द्वारा। और ये आदेश किसी भी सार्वजनिक पद, जो कोई भी सार्वजनिक जो पद होता है उस पद की अवैध मान्यता को अथवा किसी व्यक्ति के द्वारा किसी सार्वजनिक पद के जबरदस्ती अधिकार को रोकना होता है। समझ गए। और इसी आदेश के द्वारा किसी व्यक्ति का जो पद होता है उस पद के ऊपर दावे के जो कानूनी औचित्य होते हैं उसकी इसके अंतर्गत जांच पड़ताल की जाती है। नेक्स्ट लास्ट है लोकपाल और लोकायुक्त। बच्चों, स्वीडन के जो ओम्बुड्समैन हैं उसी के अनुरूप भारत में भी जो है वो प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण को रखने और कार्यकारी जो अधिकारी होते हैं उन कार्यकारी अधिकारियों के गलत कार्यों की सुनवाई और उनकी जांच के लिए जो है वो लोकपाल एवं राज्यों में लोकायुक्त, यानी केंद्र में लोकपाल और स्टेट में लोकायुक्त नामक जो अधिकारी होता है ऑफिसर, उसकी व्यवस्था की गई और की जा रही है। कई राज्यों में तो की गई है और कईयों में की जा रही है। तो इन अधिकारियों के द्वारा ही प्रशासन के जो गलत कार्य होते हैं उन गलत कार्यों पर नियंत्रण जो है वो किया जाता है। तो ये जो है इसके न्यायिक नियंत्रण की जो है वो विधियाँ हैं जिसके के द्वारा जो है प्रशासन पर जो है वो नियंत्रण रखा जाता है।